नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। हम गति के उन मूलभूत सिद्धांतों को समझेंगे जो असल में हमारी पूरी दुनिया को चलाते हैं। हमारे चारों तरफ छोटे से छोटे कण से लेकर बड़ी बड़ी आकाशगंगाओं तक सब कुछ लगातार चल रहा है। तो चलिए इस हलचल के पीछे का विज्ञान जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इस लगातार हो रहे बदलाव को, इस गति को आखिर समझते कैसे हैं। ये सिर्फ चीज़ों का यहाँ से वहाँ जाना नहीं है, इसके पीछे कुछ बुनियादी नियम हैं, कुछ कानून हैं जो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होते हैं। तो आइए इन नियमों की परतें एक एक करके खोलते हैं। किसी भी चीज को नापने या समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो चीज आखिर है क्या। तो सबसे पहले आइए यही समझते हैं कि जब हम गति या मोशन कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। ये बहुत ही आसान लगता है ना। देखिए, अगर कोई चीज वक्त के साथ अपनी जगह बदल रही है, जैसे सड़क पर दौड़ती हुई एक कार, तो हम कहते हैं कि वो गति में है। और अगर वो अपनी जगह पर ही टिकी हुई है तो वो विरामावस्था में है, यानी रुकी हुई है। बस यही हमारी कहानी का शुरुआती पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम ये तो जानते हैं कि गति क्या है, पर सवाल ये उठता है कि हम किसी वस्तु के रास्ते को नापें कैसे। अब यहीं पर दो बहुत ही दिलचस्प शब्द आते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं बहुत अलग। दूरी और विस्थापन। दूरी का मतलब है वो पूरा रास्ता जो किसी चीज़ ने तय किया है। मान लीजिए आप घर से बाजार गए और फिर बाजार से अपने दोस्त के घर। तो दूरी क्या होगी? वो पूरा का पूरा रास्ता जो आपने चला, चाहे आप कितनी भी गलियों से क्यों ना घूमे हो। इसमें दिशा से कोई लेना देना नहीं है, ये बस एक नंबर है। और अब बात करते हैं विस्थापन की। ये थोड़ा अलग है। विस्थापन को बस आपके शुरुआती पॉइंट और आखिरी पॉइंट से मतलब है, यानी आपका घर और आपके दोस्त का घर, उन दोनों के बीच की जो सबसे सीधी सबसे छोटी दूरी है वही विस्थापन है। और हाँ, इसमें दिशा बहुत जरूरी है। तो मोटा मोटा फर्क ये है, दूरी हमें बताती है आप कुल कितना चले, जबकि विस्थापन बताता है आप अपनी शुरू की जगह से अब कितनी दूर और किस दिशा में हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर आप पूरा शहर घूमकर वापस अपने घर आ जाएं, तो आपकी दूरी तो बहुत ज्यादा होगी, पर आपका विस्थापन वो होगा शून्य। है ना कमाल की बात? बहुत बढ़िया। तो अब हम रास्ता नापना जान गए हैं, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम ये जानेंगे कि गति की रफ्तार को कैसे मापा जाता है। मतलब कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है और क्या उसकी रफ्तार बदल भी रही है। चाल यानी स्पीड, ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से दूरी तय कर रही है। अगर एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो हम कहते हैं कि उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना आसान है। अब आता है वेग यानी वेलोसिटी। समझिए, ये स्पीड का ही एक ज्यादा होशियार भाई है। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है, बल्कि ये भी बताता है कि वो किस दिशा में जा रही है। इसका लेना देना विस्थापन से है, दूरी से नहीं। इसको ऐसे समझिए, आपके गाड़ी का स्पीडोमीटर आपको चाल बताता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बस। लेकिन अगर कोई कहे कि गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की तरफ जा रही है, तो अब वो वेग की बात कर रहा है। दिशा का ये छोटा सा फर्क ही सारा खेल है। पर एक मिनट, असल जिंदगी में क्या होता है? क्या कारें या ट्रेनें हमेशा एक ही रफ्तार से चलती हैं? नहीं ना। हम कभी तेज होते हैं, कभी धीमे, कभी दिशा बदलते हैं। तो फिर गति में हो रहे इस बदलाव को कैसे नापा जाए? और इसी का जवाब है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। ये हमें बताता है कि किसी चीज का वेग कितनी तेजी से बदल रहा है। जब आप कार का एक्सेलरेटर दबाते हैं तो आप उसका वेग बढ़ा रहे होते हैं, यह है पॉजिटिव त्वरण। और जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वेग कम कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं नेगेटिव त्वरण या मंदन। मतलब ब्रेक लगाना भी एक तरह का त्वरण ही है। अब तक हमने ये सीखा है कि गति को नापते कैसे हैं, लेकिन असली और गहरा सवाल तो ये है कि चीजें वैसी ही गति क्यों करती हैं जैसी वे करती हैं। इन सवालों का जवाब हमें महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के 3 जबरदस्त नियमों में मिलता है। ये 3 नियम समझिए कि पूरी मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद हैं। ये हमें बल और गति के बीच के रिश्ते को समझाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। पहला नियम है जड़त्व का, या कह लीजिए आलस का नियम। इसका मतलब है कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रहना पसंद करती हैं। एक रुकी हुई फुटबॉल तब तक नहीं हिलेगी जब तक कोई उसे किक ना मारे, और अंतरिक्ष में फेंकी गई कोई चीज तब तक सीधी रेखा में चलती ही रहेगी जब तक कोई बाहरी ताकत उसे रोके या मोड़े नहीं। दूसरा नियम हमें हिसाब किताब बताता है।
ये बताता है कि किसी चीज की गति बदलने के लिए कितना जोर या कितना बल लगाना होगा। यहीं से वो मशहूर समीकरण F बराबर m में आता है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भारी चीज को तेजी से चलाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ता है। दूसरे नियम को ठीक से समझने के लिए हमें संवेग को जानना होगा। संवेग का मतलब है गति में द्रव्यमान या चलती हुई ताकत। सोचिए, एक तेज रफ्तार से आता हुआ भारी ट्रक और उतनी ही रफ्तार से आती एक छोटी साइकिल। दोनों में से किसे रोकना ज्यादा मुश्किल होगा? जाहिर है ट्रक को, क्योंकि उसका संवेग कहीं ज्यादा है। और अब तीसरा और आखिरी नियम, जो शायद सबसे मशहूर है। ये कहता है कि ब्रह्मांड में कोई भी बल अकेला नहीं होता। बल हमेशा जोड़े में आते हैं, एक क्रिया और एक प्रतिक्रिया। अगर आप किसी चीज पर बल लगाते हैं तो वो चीज भी आप पर उतना ही बल लगाती है, बस उल्टी दिशा में। इसे समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है एक बंदूक। जब बंदूक से गोली यानी क्रिया तेजी से आगे निकलती है तो बंदूक यानी प्रतिक्रिया चलाने वाले के कंधे पर उतने ही बल से पीछे की ओर झटका देती है। यही नियम रॉकेट को ऊपर भेजता है और इसी वजह से हम चल पाते हैं, क्योंकि हम जमीन को पीछे धकेलते हैं और जमीन हमें आगे बढ़ाती है। तो दूरी और विस्थापन से लेकर न्यूटन के शक्तिशाली नियमों तक हमने गति के मूल सिद्धांतों को समझा। ये नियम हमें ग्रहों की चाल से लेकर क्रिकेट की गेंद के रास्ते तक सब कुछ समझने में मदद करते हैं। लेकिन क्या ये कहानी का अंत है? बिल्कुल नहीं। भौतिकी की दुनिया इससे कहीं ज्यादा विशाल और रहस्यमयी है। ये नियम एक शानदार शुरुआत है, पर ब्रह्मांड के कई और रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना भी बाकी है। ये सोचने वाली बात है ना?